नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीकली शो में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों से भी अपडेट करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। देश की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीएल ने अपने टेलीकॉम कारोबार को पावर ग्रिड टेली सर्विसेज लिमिटेड नाम की नई इकाई में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेलीकॉम कारोबार पर फोकस बढ़ाने और देश में 5G सेवाओं के विस्तार के चलते मौके को भुनाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। पीजीसीएल के पास 76,000 किलोमीटर के सबसे बड़े ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क में से एक है। पावर ग्रिड के पास देश भर में 2 लाख टावर्स के जरिए 1.76 लाख किलोमीटर का ट्रांसमिशन नेटवर्क भी है, जिससे टेलीकॉम कंपनियों को हर गांव में वॉइस और डेटा सेवाएं देने में मदद की जा सकती है। साथ ही डेटा सेंटर ऑपरेट करने के लिए पावर ग्रिड को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी CERC से भी मंजूरी मिल गई है। इस तरह पावर ग्रिड को डेटा सेंटर कारोबार में एंट्री लेने का मौका मिल जाएगा। पायलट के रूप में पहला डेटा सेंटर 250 रैक की क्षमता के साथ दिल्ली के पास आने की उम्मीद की जा रही है और इसे 1000 रैक तक बढ़ाया जाएगा। 5 दिसंबर को पावर ग्रिड का शेयर करीब 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। पैकेज स्नैक फूड्स बनाने और बेचने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी DFM फूड्स को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस यानी DGGST से ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में DGGST ने कंपनी पर अपने प्रोडक्ट्स को मिसक्लासिफाई करने का आरोप लगाया है। GST से जुड़े इस विवाद के चलते माना जा रहा है कि कंपनी को 101 करोड़ रुपए की GST डिमांड और 101 करोड़ रुपए की पेनल्टी यानी जुर्माना भी लग सकता है। हालांकि कंपनी का कहना है कि इस विवाद का कोई वित्तीय असर नहीं होगा क्योंकि कंपनी ने इस मामले में कानूनी सलाह ली है। यही नहीं, कंपनी ने इस इल्जामों को खारिज करते हुए यह भी कहा कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करेगी। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते इस कंपनी ने 263 रुपए 80 पैसे के भाव पर वॉलंटरी डीलिस्टिंग की घोषणा भी की थी। 5 दिसंबर को जब यह खबर आई तो उसके बाद कंपनी की सफाई आने के बाद शेयर दिन के निचले स्तर से रिकवरी के साथ और करीब 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी और लोन देने वाले प्रोडक्ट्स के लिए भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म PB फिनटेक में सॉफ्टबैंक ने 2 दिसंबर को 5.1% हिस्सेदारी 1043 करोड़ रुपए में बेच दी है। NSE पर बल्क डील के आंकड़ों के अनुसार सॉफ्टबैंक की सहायक कंपनी SVF इंडिया होल्डिंग्स ने 456 रुपए 40 पैसे के औसत भाव पर कंपनी के करीब 2.25 करोड़ शेयर बेचे हैं, जो कि करीब 5.1% के आसपास की हिस्सेदारी बनती है। इस हिस्सा बिक्री के बाद कंपनी में सॉफ्टबैंक की हिस्सेदारी घटकर 5.08% हो जाएगी, जो 30 सितंबर 2022 तक 10.16% थी। मॉर्गन स्टैनली मॉरिशस और सोसाइटी जनरल ने इस बल्क डील में कुल 243 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की है। मॉर्गन स्टैनली मॉरिशस ने PB फिनटेक में 27.3 लाख शेयर खरीदे हैं, जबकि सोसाइटी जनरल ने 26 लाख शेयरों की खरीदारी की है। 5 दिसंबर को PB फिनटेक का शेयर 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, सरकारी स्कूलों में 2 दशक से ज्यादा समय तक शिक्षा मुहैया कराने के बाद अजीम प्रेमजी फाउंडेशन अब गरीबों के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में दस्तक देने जा रहा है। हेल्थ केयर को अपना दूसरा फोकस एरिया बनाने का यह फैसला 2001 में स्थापित किए गए इस फाउंडेशन के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव है। इस फाउंडेशन ने महामारी के दौरान हेल्थ पर महत्वपूर्ण काम किया था। आपको बता दें कि फाउंडेशन के पास $38 बिलियन के कोष के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा निजी कॉर्पस है। शुरुआती चरण में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स 2 से 3 सालों में अस्पताल और उसके बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी पर खर्च किया जाएगा। अजीम प्रेमजी ट्रस्ट वह संस्था है जिसमें विप्रो के 67% शेयर हैं और प्रेमजी फैमिली की ओनरशिप है। 6 दिसंबर को विप्रो का शेयर 1/4% से ज्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। 5वीं खबर, भारत की चौथी सबसे बड़ी FMCG कंपनी डाबर इंडिया के इंटरनेशनल कारोबार डाबर इंटरनेशनल लिमिटेड के CEO कृष्ण कुमार चुटानी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह राघव अग्रवाल को कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है। डाबर इंटरनेशनल लिमिटेड डाबर इंडिया की सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE में स्थित है। ये कंपनी डाबर का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संभालती है। आपको बता दें कि कंपनी का कारोबार दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। कंपनी के पास 250 से अधिक हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। कंपनी के कारोबार के ब्रांड्स मध्य पूर्व के देशों के साथ साथ सार्क देशों, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और रूस में काफी लोकप्रिय हैं। कंपनी के कुल आय का 27% हिस्सा विदेशों से आता है। 6 दिसंबर को खबर आने के बाद डाबर इंडिया का शेयर करीब 1% चढ़कर बंद हुआ था। छठी खबर,
दुनसेरी टी ने एपीजे टी लिमिटेड से 2 और चाय बागान खरीदने की तैयारी कर ली है। दोनों कंपनियों के बीच 109 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है। इस अधिग्रहण से दुनसेरी टी को असम के चाय बाजार में बड़ा मार्केट शेयर मिलेगा। पिछले महीने दुनसेरी समूह ने असम में 4 बागान खरीदने के लिए वॉरेन टी के साथ समझौता किया था। तब तक दुनसेरी टी का उत्पादन करीब 65 लाख किलो का था, जो कि एपीजी के साथ सौदे के बाद बढ़कर 1.46 करोड़ किलोग्राम तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एपीजे टी के दोनों चाय बागानों से करीब 31 लाख किलोग्राम का प्रोडक्शन होता है। अगले साल कंपनी का अपने खुद के बागानों से 1.3 करोड़ किलोग्राम का प्रोडक्शन टारगेट है। 6 दिसंबर को दुनसेरी टी का शेयर 20% के ऊपरी सर्किट पर जाके बंद हुआ था। 7वीं खबर, ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भारतीय एयरटेल फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के साथ पार्टनरशिप करेगी, जिस पर दोनों कंपनियां मिलकर निवेश करेंगी। पार्टनरशिप के तहत दुनिया की सबसे लंबी सबसी केबल सिस्टम 2 अफ्रीका पर्ल्स का भारत में विस्तार किया जाएगा। पिछले साल मेटा प्लेटफॉर्म्स ने रीजनल पार्टनर की मदद से 2 अफ्रीका पर्ल्स के एक नए सेगमेंट की घोषणा की थी। जब इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, तब 37,000 किलोमीटर लंबी समुद्री केबल 23 देशों को जोड़ती थी। इसका मकसद लगभग 3 अरब लोगों को तेजी से इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराने का है। ये अफ्रीका, यूरोप और एशिया को जोड़ेगा। 2 अफ्रीका पर्ल्स ब्रांच में ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब में लैंडिंग लोकेशन शामिल होंगे। 2 अफ्रीका की लैंडिंग से भारत में फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड इंटरनेट की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। भारतीय एयरटेल के 3 केबल लैंडिंग स्टेशन हैं, 2 चेन्नई और 1 मुंबई में। 6 दिसंबर को भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 8वीं खबर का रुख करते हैं। आईडीबीआई बैंक को जल्द ही विदेशी हाथों में सौंपा जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार कुछ नियमों में ढील देने की भी तैयारी में है, जिसके बाद बैंक पर विदेशी कंपनियों का मालिकाना हक हो सकेगा। दरअसल केंद्र सरकार विदेशी फंड्स और इन्वेस्टमेंट कंपनियों के कंसोर्टियम को आईडीबीआई बैंक में 51% से ज्यादा हिस्सेदारी अपने पास रखने की अनुमति देगी। अगर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का आईडीबीआई बैंक में मर्जर होता है, तो केंद्र सरकार और आरबीआई शेयरों के लिए 5 साल के लॉक इन पीरियड में छूट देने पर भी विचार करेंगे। आईडीबीआई बैंक में मेजॉरिटी स्टेक के लिए ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने की डेडलाइन 16 दिसंबर है और उससे पहले यह सफाई दी गई है, पर अब यह डेडलाइन जनवरी की शुरुआत तक बढ़ा दी गई है। दरअसल आईडीबीआई बैंक में हिस्सा खरीद के लिए दीपम से 167 बिडर्स ने पूछताछ की है, जिसमें से 9 से 10 बोली लगाने को लेकर गंभीर हैं। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की करीब 49% और सरकार की करीब 45.5% हिस्सेदारी है, जिसमें से दोनों मिलकर करीब 61% के आसपास की हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। केंद्र की नजर करीब 60,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर है, जो आईडीबीआई बैंक के मौजूदा मार्केट से अधिक है। 7 दिसंबर को आईडीबीआई बैंक का शेयर करीब 1/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 9वीं खबर, देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी एचयूएल ने हेल्थ एंड वेलबींग सेगमेंट में एंट्री ली है। इस सेगमेंट में एंट्री के लिए एचयूएल ने 2 कंपनियों में कुल 340 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीदी है। एचयूएल ने जाइवी वेंचर्स या ओजीवा का 100% हिस्सा 264 करोड़ रुपए में खरीदा है और यह सौदा 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में 51% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और 3 साल बाद बाकी बचा 49% हिस्सा खरीदा जाएगा। वहीं दूसरी ओर न्यूट्रिशन लैब में 19.8% हिस्सेदारी 70 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी। न्यूट्रिशन लैब में हिस्सा खरीद की प्रक्रिया 23 जनवरी 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। 9 दिसंबर को एचयूएल का शेयर करीब 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, अदानी समूह ने देश भर में अपने 8 एयरपोर्ट्स के विस्तार के लिए एयरपोर्ट सब्सिडरी की बोरिंग लिमिट यानी उधारी सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स यानी एएएचएल की बोरिंग लिमिट 14,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 16,500 करोड़ रुपए कर दी गई है। 31 मार्च 2022 तक एएएचएल की कुल 8,319 करोड़ रुपए की उधारी थी या कर्ज था। इस कर्ज में से कम 90% अडानी समूह की अन्य कंपनियों जैसे अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी प्रॉपर्टीज और अदानी रेल इंफ्रा से 8% और 13.5% सालाना ब्याज दर के बीच इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के रूप में लिया गया है। इस साल मई में एएएचएल ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और बार्कलेज बैंक से 3 साल की एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग फैसिलिटी के जरिए $25 करोड़ या लगभग 1950 करोड़ रुपए जुटाए थे। ये अतिरिक्त $20 करोड़ जुटाने के विकल्प के साथ आता है। 6 दिसंबर को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 2.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 11वीं खबर, येस बैंक को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहला ये कि इस बैंक ने डिजिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी दी है। आपको बता दें कि डिजिटल वेंचर्स लिस्टेड कंपनी जी लर्न की सब्सिडरी कंपनी है। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2 पीई निवेशकों कार्लाइल ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल को बैंक में
9.99% तक हिस्सा खरीदने के लिए फाइनल मंजूरी दे दी है। इस महीने की शुरुआत में इन दोनों निवेशकों को आरबीआई ने सशर्त मंजूरी दी थी। आरबीआई से फाइनल मंजूरी के बाद अब येस बैंक इन निवेशकों की ओर से पूंजी निवेश की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकता है। 9 दिसंबर को खबर आने के बाद येस बैंक का शेयर करीब 12% की मजबूती के साथ बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने करीब 2 साल की ऊंचाई को भी छुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। ये खबरें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन खबरों का शेयरों की कीमतों से सीधा वास्ता है, जिससे आपका फायदा या नुकसान दोनों जुड़े हुए हैं। आइए ऐसी खबरों पर नजर डालते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार में और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुकदमों और दिवालिया प्रक्रिया से जूझ रही अनिल अंबानी ग्रुप की बाकी कंपनियों के विपरीत रिलायंस इंफ्रा ने डीएमआरसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है। ये मामला रिलायंस इंफ्रा की ओर से 4,500 करोड़ रुपए के आर्बिट्रल अवार्ड यानी मध्यस्थता अवार्ड की मांग से जुड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी को नोटिस जारी किया है और इस पर 12 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएमआरसी को बकाया रकम चुकाने के लिए 12 दिसंबर तक योजना तैयार करने का समय दिया था। ये भुगतान रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडरी कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड यानी DAMEPL को किया जाना है, जिसने 9 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में डीएमआरसी के खिलाफ लगभग 4,500 करोड़ रुपए के मध्यस्थता अवार्ड की मामले में जीत हासिल की थी। 5 दिसंबर को रिलायंस इंफ्रा का शेयर करीब 3.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, लगातार घटती ग्राहक संख्या और वेंडर्स की पेमेंट में देरी से जूझ रही वोडाफोन आइडिया यानी वीआई को राहत की खबर मिलने में काफी इंतजार करना पड़ रहा है। इस हफ्ते इस कंपनी को लेकर 3 खबरें आई हैं और तीनों ही खराब हैं। पहली खबर, सरकार की ओर से एजीआर बकाये को 33% इक्विटी हिस्से में तब्दील करने में देरी से कंपनी की 16,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना अटक गई है। कुल 2.2 लाख करोड़ के कर्ज वाली इस कंपनी के लिए दिक्कत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ग्रुप लेवल पर भी स्थिति ठीक नहीं है। दरअसल वोडाफोन समूह के सीईओ निक रीड इस साल के अंत तक अपना पद छोड़ देंगे। हालांकि 31 दिसंबर को पद छोड़ने के बाद रीड 31 मार्च 2023 तक बोर्ड में सलाहकार बने रहेंगे। तीसरी खबर यह है कि वीआई अपना बकाया अदा करने में नाकाम साबित हो सकती है। ये जानकारी अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन या एटीसी ने यूएस के मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी में की फाइलिंग में दी है। एटीसी के मुताबिक वीआई ने अपने कंट्रैक्चुअल लायबिलिटीज की पूरी राशि 1 जनवरी 2023 से देने को कहा है। 5 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 1.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, देश की 5 नामचीन टायर कंपनियों को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT से बड़ी राहत मिली है। दरअसल NCLAT ने कंपटीशन कमीशन यानी CCI की ओर से अपोलो टायर्स, MRF, सीएट, जेके टायर्स और बिरला टायर्स पर 1788 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के फैसले को हटा दिया है। NCLAT ने इन टायर कंपनियों के पक्ष की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। गैर प्रतिस्पर्धी व्यापार में 5 टायर कंपनियों को दोषी पाए जाने के बाद कंपटीशन कमीशन ने इसी साल फरवरी में टायर कंपनियों पर यह जुर्माना लगाया था। उस समय अपोलो टायर्स, MRF, सीएट, जेके टायर्स और बिरला टायर्स को कंपटीशन कमीशन ने दोषी पाया था। बीते एक हफ्ते में अपोलो टायर्स, MRF, सीएट, जेके टायर्स के शेयरों में 2 से 5.5% की गिरावट देखने को मिली है, पर बिरला टायर्स के शेयर में बीते एक हफ्ते में 20% की बढ़त देखने को मिली है। चौथी खबर, बीते एक साल से ज्यादा से दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस कैपिटल यानी आरकैप के लेंडर्स ने लिक्विडेशन ना करने का फैसला लिया है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि लेंडर्स आरकैप के लिए मिली सभी बोलियों को खारिज कर सकते हैं और लिक्विडेशन का फैसला ले सकते हैं। दरअसल अधिकतम वैल्यू हासिल करने के लक्ष्य के चलते लेंडर्स ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि आरकैप के लिए कुल 4 बोलियां मिली थी, जिसमें 5,231 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली मिली थी, पर यह बोली इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स की ओर से तैयार की गई 12.5 से 13,200 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन रिपोर्ट से काफी कम है। माना जा रहा है कि कंपनी के लेंडर्स बोली लगाने वालों से दोबारा बातचीत करेंगे और एक स्विस चैलेंज लाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसको लेकर शुक्रवार को फैसला होगा। यानी कि अब ई ऑक्शन के जरिए इस कंपनी की नीलामी होगी, जिसमें 5,231 करोड़ रुपए की रकम को बेस माना जाएगा। वहीं दूसरी खबर में रिलायंस की एक सब्सिडरी कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए पेरेंट कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर से 600 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की इस महीने के अंत तक ही मांग की है। पांचवी खबर, टाटा समूह की दिग्गज स्टील कंपनी टाटा स्टील को
सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा स्टील की एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने खुद को भूषण स्टील की सारी देनदारियों से मुक्त करने की मांग की थी। टाटा स्टील ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार भेजे जा रहे नोटिस के चलते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि इस नोटिस को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि टाटा स्टील ने 2018 में भूषण स्टील को करीब 35,200 करोड़ रुपए में खरीदा था और भूषण स्टील पर साल 2018 से पहले का करीब 346 करोड़ रुपए का कमर्शियल टैक्स बकाया है, जिसमें एंट्री टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट शामिल है। पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक टाटा स्टील को हर हाल में देनदारियां चुकानी होंगी, क्योंकि कंपनी ने भूषण स्टील का अधिग्रहण सारी देनदारियों के साथ किया है। 6 दिसंबर को खबर आने के बाद टाटा स्टील का शेयर 2.5% गिरकर बंद हुआ था। छठी खबर, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी KIL ने किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड यानी KBL के फोरेंसिक ऑडिट करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का सुझाव देने के लिए KBL के बोर्ड की आलोचना की है। KBL के शेयरधारकों की 8 दिसंबर को EGM होने वाली थी, जिसमें किसी बाहरी एजेंसी से कंपनी का फोरेंसिक ऑडिट कराने का प्रस्ताव शेयरधारकों की मंजूरी के लिए रखा जाने वाला था। KBL के बोर्ड ने पिछले महीने EGM बुलाने पर सहमति जताने के साथ ही शेयरधारकों से यह अनुरोध किया था कि वह किसी बाहरी संस्था से फोरेंसिक ऑडिट कराने के प्रस्ताव को नकार दें। KIL ने अक्टूबर में अतुल किर्लोस्कर और राहुल किर्लोस्कर के साथ मिलकर KBL की EGM बुलाने की मांग की थी। KBL के चेयरमैन संजय किर्लोस्कर के साथ विवाद बढ़ने के बीच ये मांग रखी गई थी। KBL में अतुल और राहुल किर्लोस्कर की करीब 25% हिस्सेदारी है। किर्लोस्कर भाइयों का 2016 में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया था। 6 दिसंबर को किर्लोस्कर ब्रदर्स और किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। 7वीं खबर, जेट एयरवेज के नए प्रमोटर्स यानी जलान कैलरॉक कंसोर्टियम NCLT के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने पर विचार कर रहे हैं। 21 अक्टूबर को NCLT ने जलान कैलरॉक के कंसोर्टियम को एलिजिबल कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड यानी PF और ग्रेच्युटी का भुगतान करने का फैसला सुनाया था, जिसकी जानकारी हमने आपको एपिसोड नंबर 48 में दी थी। लगभग 275 करोड़ रुपए की इस बकाया रकम को लेकर लेंडर्स या बैंक चाहते हैं कि ये भुगतान कंसोर्टियम करे, पर कंसोर्टियम इसके हक में नहीं है। आपको बता दें कि जलान कैलरॉक कंसोर्टियम ने अक्टूबर 2020 में जेट एयरवेज के रिवाइवल की बोली जीती थी, जिसे 2021 में NCLT से भी मंजूरी मिल गई थी। 7 दिसंबर को खबर आने के बाद जेट एयरवेज का शेयर करीब 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 8वीं खबर, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस को 3 बोलियां मिली हैं। इनमें अरीना इन्वेस्टर्स LP एंड वार्दे पार्टनर्स का कंसोर्टियम, NARCL यानी बैड बैंक और मुंबई के ऑथम इन्वेस्टमेंट्स के नाम शामिल हैं। इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी COC की अगले हफ्ते बैठक होगी। अक्टूबर 2021 में RBI ने इन दोनों कंपनियों की कमान अपने हाथ में ले ली थी और कुल 44 लेंडर्स ने इन कंपनियों के खिलाफ 32,750 करोड़ रुपए का दावा पेश किया है। साथ ही दूसरी खबर में बैंकों ने NARCL के इन दोनों कंपनियों के लिए बोली लगाने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। बैंकों का कहना है कि अन्य फंड से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय बैड बैंक को बैंकों के बैड लेन्स को कंसोलिडेट करने पर फोकस करना चाहिए। 9वीं खबर, प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बेंगलुरु की रियल एस्टेट कंपनी सोबा लिमिटेड की 201 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इनमें कंपनी की केरल में जमीन से जुड़ी संपत्तियां शामिल हैं। 2008 में इस कंपनी ने गुरुग्राम के कुछ लैंड ओनर्स को जॉइंट डेवलपमेंट के तौर पर डेवलप किए जाने वाले कुछ प्लॉट अलॉट किए थे। इन प्लॉट्स के बारे में कंपनी अपने नतीजों में जानकारी देती रही है और ED की जांच में भी पूरा सहयोग किया है। कंपनी ने यह भी कहा कि इन प्लॉट्स या जमीनों को फिलहाल डेवलप करने की कोई योजना नहीं है, जिससे छोटी और मध्यम अवधि में कंपनी पर कोई असर नहीं होगा। पर 7 दिसंबर को खबर आने के बाद सोबा लिमिटेड का शेयर करीब 5.5% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, नवीन जिंदल की ओर से प्रमोटेड JSPL ने दिवालिया कंपनी मोनेट पावर को 410 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। यह अधिग्रहण पिछले महीने हुए ऑक्शन यानी बोली लगाकर किया गया है। 1050 मेगावाट की थर्मल पावर क्षमता वाली इस कंपनी को खरीदने की दौड़ में अदानी पावर और जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी शामिल थे। मोनेट पावर का थर्मल पावर प्लांट JSPL के ओडिशा के अंगुल स्टील प्लांट के बिल्कुल पास में है और इस तरह यह अधिग्रहण JSPL के लिए काफी स्ट्रेटेजिक समझा जा रहा है। मोनेट पावर के इस थर्मल पावर प्लांट को JSPL अपने खुद के लिए इस्तेमाल करेगी। 9 दिसंबर को JSPL का शेयर करीब 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की। स्टार्टअप अपडेट में
और पहली खबर आपको बताते हैं। वैश्विक आर्थिक सुस्ती की वजह से स्टार्टअप कंपनियों को इस साल मई से फंडिंग की कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल यानी नवंबर अंत तक भारतीय स्टार्टअप्स को मिली कुल फंडिंग में 35% की गिरावट आई है। 2022 के पहले 11 महीनों यानी नवंबर तक स्टार्टअप्स को कुल 24.7 अरब डॉलर की फंडिंग मिली है। पिछले साल की समान अवधि में स्टार्टअप्स को 37.2 अरब डॉलर की फंडिंग मिली थी। साथ ही तीसरी तिमाही यानी सितंबर तिमाही में स्टार्टअप्स की फंडिंग दूसरी तिमाही के मुकाबले 58% घटी है। फंडिंग में कमी का सबसे ज्यादा असर एडटेक स्टार्टअप्स पर हुआ है, जिनकी फंडिंग पिछले साल के मुकाबले 39% कम रही है। यही नहीं, पिछले साल की समान अवधि में 46 के मुकाबले इस साल केवल 22 स्टार्टअप्स को ही यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। दूसरी खबर, साल 2022 में अब तक 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के बाद भी स्टार्टअप्स में छंटनी का सिलसिला जारी है। ताजा मामला फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी से जुड़ा है। रिपोर्ट की माने तो दिसंबर महीने में स्विगी 250 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। निकाले जाने वाले कर्मचारी कंपनी के कुल स्टाफ का 3 से 5% हिस्सा है। इन कर्मचारियों में ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस और सप्लाई चेन सेगमेंट के लोग शामिल हैं। तीसरी खबर, एडटेक स्टार्टअप्स इस साल 7,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल चुके हैं। अब इस सेक्टर में वेदांतु की ओर से अपने 385 कर्मचारियों को पिंक स्लिप्स देने यानी कि नौकरी से निकालने की खबरें सामने आई हैं। निकाले गए कर्मचारी इस स्टार्टअप के कुल स्टाफ का 11.6% हिस्सा है। मई में 5,600 के मुकाबले कंपनी के कुल स्टाफ की संख्या घटकर 3,300 रह गई है। दरअसल इस स्टार्टअप की खर्चों में कमी के जरिए मुनाफे में आने की योजना है। चौथी खबर, ऑनलाइन होटल बुकिंग कंपनी ओयो टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट क्षेत्र में 600 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। साथ ही वे अपनी मैनेजमेंट टीम में करीब 250 लोगों की भर्ती भी करेगी। कुल 3,700 कर्मचारियों में से करीब 10% स्टाफ को कम किया जाएगा। इससे पहले दिसंबर 2021 में भी ओयो ने अपने 300 कर्मचारियों को हटाया था। कंपनी ने इस कदम के पीछे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बदलाव को वजह बताया है। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय टेक स्टार्टअप हेल्दीफाई मी ने अपने 150 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जो उसकी टोटल वर्कफोर्स का 15 से 20% हिस्सा है। दरअसल कंपनी उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ हासिल नहीं कर पाई है। इस वजह से खर्चे कम करने के लिए कर्मचारियों को निकाला गया है। आपको बता दें कि यह हेल्थ कंपनी 2012 में अस्तित्व में आई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। छठी खबर, फिनटेक कंपनी भारत पे ने कंपनी के संस्थापक और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल मुकदमा दाखिल किया है। कंपनी ने अश्नीर ग्रोवर और उनके परिवार से 89 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग भी की है और सबूत नष्ट करने के साथ साथ हेराफेरी का आरोप भी लगाया है। इसी साल फरवरी में अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी पूर्व हेड ऑफ कंट्रोल माधुरी जैन पर फंड की कथित हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। इस मामले में हुई जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर भारत पे ने इन दोनों को कंपनी से निकाल दिया था। आईपीसी की जिस धारा के तहत माधुरी जैन पर केस दर्ज किया गया है, उसमें अपराध सिद्ध होने पर अधिकतम 7 साल तक की कैद के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। सातवीं खबर, पिछले 4 से 5 सालों में D2C ब्यूटी ब्रांड बाजार में मामाअर्थ और शुगर कॉस्मेटिक्स जैसे स्टार्टअप्स की आय में तेज ग्रोथ दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022 में शुगर कॉस्मेटिक्स का रेवेन्यू 75.6% बढ़कर 222 करोड़ रुपए हो गया है। शुगर कॉस्मेटिक्स का लिपस्टिक ब्रांड सबसे ज्यादा बिकता है, जिससे आय का लगभग 60% हिस्सा आता है। पर शुगर कॉस्मेटिक्स वित्त वर्ष 2022 के लिए 300 करोड़ रुपए के अपने अनुमानित रेवेन्यू से चूक गई है। यही नहीं, वित्त वर्ष 2022 में कंपनी का कुल खर्च 149 करोड़ रुपए से 2 गुना बढ़कर 300 करोड़ रुपए हो गया है। यही कारण है कि इस वित्त वर्ष में कंपनी का घाटा 21.1 करोड़ रुपए से 3.6 गुना बढ़कर 76.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। आठवीं खबर, ओला राइड के बिजनेस को मुनाफे में देख कंपनी अगले साल तक आईपीओ लाने पर विचार कर सकती है। ओला के संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी भाविश अग्रवाल ने कहा कि अचानक आई महामारी में मंदी को छोड़कर कारोबार लगातार फायदे में है। उन्होंने कहा कि ओला की आय में सालाना आधार पर 25 से 30% की दर से बढ़ोतरी होती रहेगी। अग्रवाल ने कहा कि कंपनी पिछले साल के अंत में आईपीओ लाने की योजना बना रही थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसे टाल दिया गया था। कंपनी 150 से अधिक शहरों में काम करती है और राइड के लिए अपने ईवी बिजनेस से लाभ उठाने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि ओला इलेक्ट्रिक की वैल्यू $5 अरब के आसपास आंकी गई है।
9वीं खबर, कंज्यूमर न्यूट्रिशनल प्लेटफॉर्म हेल्थ कार्ट ने सीरीज एच फंडिंग राउंड के जरिए $13.5 करोड़ की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व सिंगापुर की टेमासेक ने किया। इस रकम का इस्तेमाल ब्रांड को बढ़ावा देने, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने, इंटरनेशनल ऑपरेशन का विस्तार करने और अधिग्रहण करने पर किया जाएगा। हेल्थ कार्ट की साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका में विस्तार करने की योजना है। 10वीं खबर, भारत की ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने आईपीओ लाने की योजना को रद्द कर दिया है। दुनिया भर में टेक कंपनियों के शेयरों में जारी गिरावट के चलते कंपनी ने यह फैसला लिया है। कंपनी की इसी हफ्ते आईपीओ से जुड़ी अर्जी वापस लेने की योजना है। स्नैपडील की आईपीओ के जरिए $15.2 करोड़ जुटाने की योजना थी, जिसके लिए दिसंबर 2021 में अर्जी दाखिल की गई थी। माना जा रहा है कि कंपनी अब आईपीओ को बाद में लाने पर विचार कर सकती है। चलिए, तो ये था बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस शो को और बेहतर बना सकें। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।